आदाब अर्ज़, आप सबका इस्तकबाल और खैर मकदम मेरे इस बिल्कुल नए वीडियो में मास्टर क्लास ऑफ उर्दू पोइट्री विद सैयद। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि मैंने आपको बताया कि सिन्फ़ सुखन या उर्दू शायरी के दो अहम तरीन सिन्फ़ क्या हैं, गज़ल और नज़्म। मैंने आपको बताया किस तरह से गज़ल की शुरुआत हुई, उर्दू ज़बान बनी, उर्दू ज़बान में किन किन शायरों ने अपनी अज़मत से उर्दू को बुलंदी तक पहुंचाया, किस कदर अमीर खुसरो ने इसमें अपना योगदान दिया, किस तरह वली दकनी ने अपनी ज़िंदगी को उसमें खपाया और किस तरह मीर तकी मीर ने अपनी रूह को उर्दू शायरी में निचोड़ दिया कि जिसकी खुशबू आज तक उर्दू शायरी से जाती नहीं। और किस तरह रेख्ता जो एक टूटी फूटी ज़बान थी उर्दू में तब्दील हुई और उस उर्दू ज़बान की खुशबू पूरी दुनिया में फैली। वो ज़बान जो हिंदुस्तान में पली बढ़ी और हिंदुस्तान की मिट्टी में रची बसी हुई है, जो हिंदवी कहलाई जाती है, जो हिंदुस्तान की ईजाद है। आज हम उस उर्दू शायरी की कुछ और बातें जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो मैंने आपको बताया था कि उर्दू की जो दो अहम तरीन सिन्फ़ हैं वो नज़्म और गज़ल है। लेकिन जो बड़े शुहरा थे, असातिज़ा थे और जो बड़े शायर थे, उन्होंने उर्दू शायरी की कुछ और सिन्फ़ों पर भी अपने आप को आज़माया था या अपनी कलम की सहरतारी को उस पर खपाया था। तो उसमें से कुछ और चीज़ें हैं जो आज मैं आपको बताऊंगा। वो हैं मरसिया। नज़्म और गज़ल के सिवा उर्दू शायरी में कुछ और भी तरीक़े हैं जिसमें शायरी कही जाती है, लेकिन उनकी पाबंदियाँ नज़्म और गज़ल से कुछ अलग होती हैं। इनमें एक सिन्फ़ का नाम है मरसिया, एक सिन्फ़ का नाम है वासोख्त, एक सिन्फ़ का नाम है कता, एक सिन्फ़ का नाम है कसीदा, एक सिन्फ़ का नाम है रुबाई और कुछ और सिन्फ़ इसी तरीक़ों से हैं, क्योंकि जो उर्दू शायरी है उसका समंदर अथाह है, उसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। तो इसमें मनकबत और पहेलियाँ भी शामिल हैं। तो ये इन सिन्फ़ सुखन में हम इन सब से हट जाएंगे और हम गज़ल की तरफ अपना रुख करेंगे, जो उर्दू शायरी का सबसे बड़ा सिन्फ़ सुखन है और जिसकी वजह से उर्दू शायरी पूरी दुनिया में मशहूर है। गज़ल, सिन्फ़ सुखन गज़ल के बारे में। तो आप ध्यान रखें कि अगर आपसे कोई पूछे कि उर्दू शायरी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं या शुमार है, शामिल हैं, तो आप महज गज़ल और नज़म तक ही महदूद ना रह जाएं। आप उनको बताएं कि उर्दू शायरी में रुबाइयाँ भी हैं, वासोख्त भी हैं, मनकबत भी हैं, नात भी है, हम्द भी है, मरसिये भी हैं, कसीदे भी हैं, तरकीब बंद भी हैं, पहेलियाँ भी हैं और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उर्दू शायरी की गहराइयों को बताती है और जो हमें बताती है कि वो एक अथाह समंदर है कि जिसमें जितना गहरा उतरो उसकी तह और खुलती जाती है, उसके और नए नए पहलू खुलते जाते हैं। तो अब हम चलेंगे सबसे मशहूर सिन्फ़ सुखन गज़ल की ओर। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता भी दिया था
की जो सिन्फ़ सुखन गज़ल है वो उर्दू शायरी का सबसे अहम तरीन सिन्फ़ है, और वो अपने अंदर गज़ल का हर एक शेर अपने अंदर एक पूरी कहानी होता है। और जो गज़ल होती है, आप वो समझें कि वो एक पूरा समंदर एक कूज़े के अंदर कैद करने के बराबर है। तो ये गज़ल की ख़ास बात है। अब हम एक नई चीज़ को सीखेंगे कि जो गज़ल होती है उसका जो पहला शेर होता है उसको मतला कहते हैं। किसी भी गज़ल का जो पहला शेर है उसको हमेशा मतला कहा जाता है, और गज़ल का जो आखिरी शेर होता है उसे मक्ता कहते हैं। उसे मक्ता इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें अमूमन शायर का तखल्लुस यानी उसका पेन नेम शामिल होता है। जैसे अक्सर गालिब के आखिरी शेर में कहते हैं, गालिब कहते हैं कि असदुल्ला खां तमाम होता है वो रिंदो शाहिदबाज, या हमने माना कि कुछ नहीं गालिब मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। कुछ इस तरीक़ों के शेर थे कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, पर कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। और तो ये जितने भी मैंने आपको शेर सुनाए, इन सब शेरों में शायर का पेन नेम इंक्लूड है, शुमार है, शामिल है। तो ये सब मक्ते थे, और मक्ते में इनका तखल्लुस किसी में असदुल्ला बेग खान या किसी में गालिब, जो उनके शुरुआती दिनों की शायरी है उसमें उनका तखल्लुस असदुल्ला था, और बाद की शायरी में गालिब। तो इसे मक्ता कहते हैं। और मैंने आपको बताया कि मतला क्या होता है। किसी भी गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। यानी कि जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो या पिछले दर्स में बताया था, वो था कि जो पहला मिसरा है किसी भी शेर का, वो दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो जिस शेर से गज़ल शुरू होती है उसको मतला कहा जाता है, और जिस शेर पे ख़त्म होती है उसे मक्ता। लेकिन इस चीज़ में एक नया पहलू और भी है कि जो मतले का पहला मिसरा होता है, यानी कि मिसरा यानी कि जो पहली लाइन होती है, उसे मिसराए उला, और दूसरे मिसरे को मिसराए सानी कहा जाता है। सानी मतलब सेकंड, उला मतलब अव्वल, पहला। तो ये कुछ अहम तरीन जानकारियां हैं जो आपको पता होना ज़रूरी है। लेकिन बात वो नहीं है कि आप माने कि अगर आप समझें कि अगर आपको ये सब कुछ मालूम है कि मिसराए ऊला क्या है, सानी क्या है, हुस्न मतला क्या है, मक्ता क्या है, और कौन किस तरीके से तखल्लुस का इस्तेमाल करता है, लेकिन अगर आपकी गज़लों में मानी आफरीनी नहीं है, मानी नहीं है, और मज़े नहीं है, और तकरार लफ्ज़ी नहीं है, तो आपकी गज़ल ज़ाया है। तो मैं आपको ये अहम तरीन बुनियादी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सीखना ज़रूरी है। लेकिन उससे भी पहले आप अपने गज़लों में, अपने शेरों में, अपनी शायरी में मानी आफरीनी की ओर बढ़ें कि वो मानी खेज़ हों, उनमें कुछ बात पैदा हो, वो कुछ असर रखें। तो इन चीज़ों को समझे ज़रूर, लेकिन यहाँ तक ही महदूद ना हो जाए। ये सब चीज़ें सिर्फ आपको लीक पे लेके आने के लिए है ताकि आप चलना सीखें, और उसके बाद सफ़र आपको खुद तय करना होगा। और
आपकी शिद्दत ही बताएगी कि सफ़र कैसा था। सफ़र में आप नाचते गाते गए, फूल बिखेरते गए, या आपका सफ़र एक वक्त पर जाके रुक गया, आपने सफ़र में दम तोड़ दिया। तो ये सब कुछ आपकी शिद्दत पे है। तो मैंने आपको कुछ और अहम जानकारियाँ गज़ल के बारे में दी कि मतला क्या होता है, मक्ता क्या होता है और हुस्न मतला क्या है। शेर के दूसरे शेर को, यानी जिन्हें अशार कह सकते हैं हम, जो मतले के बाद जो शेर आता है, जिनके दोनों काफ़िए एक से होते हैं, उन्हें हुस्न मतला कहा जाता है। वो शेर में हुस्न पैदा कर देते हैं। तो 3 चीज़ आज हमने सीखी कि मतला, मक्ता और हुस्न मतला। तो ये गज़ल के 3 अहम अंग हैं और मुझे यकीन है और उम्मीद है कि इसके बाद आपको गज़ल पढ़ने में या गज़ल कहने में बहुत ज़्यादा आसानियाँ होंगी और फैज़िया भी आपको मिलेगी और आप उर्दू शायरी को नए नए तरीक़ों से पढ़ समझ और भोग पाएंगे या देख पाएंगे। तो आज का दर्स या पैगाम यहीं तक ही। और आखिर में आपको मैं इस चीज़ पे छोड़ चलूं कि अगर आप सोचें कि उर्दू शायरी की शुरुआत कहाँ से करें, आप शायरी पढ़ना चाहते हैं या कहना चाहते हैं, कुछ शायरी करना चाहते हैं, तो उसकी भी शुरुआत मेरे करीब का जो तरीक़ा है वो ये है कि सबसे पहले आप अपने वोकैबुलरी को मजबूत करें और जो बड़े शुहरा हैं उनको पहले पढ़ें और उनके ज़रिए अपनी वोकैबुलरी को तेज़ करें और उसको चमकाएं, ताकि आप बहुत सारे लफ्ज़ों के माने जाने, कई माने जाने और लफ्ज़ों को ग़ुलामों की तरह बरत सके, क्योंकि आप एक अच्छा लफ्ज़ों का जादूगर ही एक अच्छा शायर हो सकता है। तो अगर आपको शुरुआत करनी है तो मेरे करीब जो सबसे बड़े लोग हैं वो मीर है और गालिब है, और तीसरे आप हम असर शायरों को देखें या बिल्कुल नए दौर के शायर हज़रत जॉन एलिया को पढ़ सकते हैं, बल्कि आप शुरुआत भी जॉन एलिया से कर सकते हैं। वो आपको नए दौर की शायरी की चीज़ें बताएंगे। बाकी दौर में, वक्तों में हर तरह के शायर मौजूद हैं। आपको जो आपके करीब मालूम हो, आपके करीब लगे, आप उन तक जा सकते हैं। लेकिन जो मेरे करीब हैं वो मैंने आपको बताया कि आप पहले जॉन एलिया को पढ़ें, उसके बाद मीर तकी मीर को और उसके बाद गालिब को। ध्यान रखें कि पहले आप मीर को पढ़ें फिर गालिब को, क्योंकि जो तरीक़ा है उसमें कहते हैं कि पहले मीर हुए थे और उसके बाद गालिब। पहले मीर तकी मीर ने उर्दू शायरी को इतना बड़ा बनाया, या यूँ कहें कि उर्दू शायरी के दरख्त की सभी शाखें इस कदर फैला दी कि उसमें बाद में आकर गालिब के शेरों के फल और फूल लग सके और वो उर्दू का बाग लदा रहे और उसमें बहार आए। तो उम्मीद है कि आप अपने वोकैबुलरी को तगड़ा करेंगे और गज़ल आज के बाद या इस दर्स के बाद, इस पाठ के बाद ज़्यादा बेहतर तरीक़ों से समझेंगे या ज़्यादा अच्छी गज़ल करेंगे जो मानी खेज़ होगी। आज का ये दूसरा मास्टर क्लास या दूसरा दर्स यहाँ पर तमाम।